आज शुक्रवार है। आमतौर पर शुक्रवार आप सभी के लिए राहत की खबर लेकर आता है, क्योंकि इसके बाद वीकेंड शुरू हो जाता है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको आराम करने का मौका मिलता है। लेकिन भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों के लिए आज का दिन बैड फ्राइडे से कम नहीं है, और इस बार उनका वीकेंड भी अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उससे इन लोगों का वीकेंड खराब हो जाएगा। इसकी एक नहीं बल्कि हमारे पास चुभने वाली बहुत सारी वजहें हैं। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले आतंकवादियों और कश्मीर में मौजूद अलगाववादियों और पत्थरबाजों के लिए पहली बुरी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका की 41 साल पुरानी संस्था, जिसे यूएस सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस कहते हैं, उसने भारत से रिश्ते बिगड़ने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। और पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। यह हम सब के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली यह पूरी खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। पाकिस्तान के भक्तों के लिए दूसरी बुरी खबर कश्मीर घाटी से आई है, जहां शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के 3 हत्यारों की नई तस्वीरें अब जारी कर दी गई हैं। अब जो 6 आतंकवादी थे, उन 6 आतंकवादियों की तस्वीरें अब आपके सामने आ चुकी हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। यकीन मानिए, भारतीय सेना और भारत के सुरक्षा बलों के दिल में अभी सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, और वो ये है कि फयाज, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और बहुत जल्द उन तीनों हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा आज हम उस रणनीति का भी जिक्र करेंगे जिसका इस्तेमाल करना भारतीय सेना ने 15 वर्ष पहले छोड़ दिया था। इसका नाम है कासो, यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस। कश्मीर घाटी में घेरा डालने की और तलाशी अभियान की यह प्रक्रिया अब भारतीय सेना का परमानेंट फीचर होगी। इसके साथ साथ भारतीय सेना खोजो और मारो की रणनीति पर भी काम करेगी। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन को साडो, SADO साडो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सर्वनाश करने के लिए सेना ने एक बार फिर कासो और साडो जैसे कदम उठाने का फैसला किया है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के तहत किसी एक इलाके की घेराबंदी करके और तलाशी लेते हुए आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, जबकि खोजो और मारो अभियान में आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने पर जोर दिया जाएगा। खोजो और मारो अभियान LOC के साथ सटे इलाकों में, कश्मीर घाटी के जंगलों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे उन इलाकों में चलाया जाएगा जहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं और घुसपैठ के रास्ते हैं। भारत और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और BSF के जवान आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे, जबकि कश्मीर घाटी के अंदरूनी इलाकों में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल एक साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ काम करेंगे। हम जानते हैं कि ये तीनों ही खबरें ना तो भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों को अच्छी लगेंगी, और ना ही पाकिस्तान के लिए काम करने वाले अलगाववादी इन खबरों को बर्दाश्त कर पाएंगे। आज हम भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों की तकलीफ को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि जब एक सैनिक की निर्मम हत्या की जाती है तो आक्रोश और प्रतिशोध की ज्वाला कितनी तेजी से धधकती है। फयाज, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लेकिन अब न फयाज के कातिल बचेंगे और न ही बचेगा कोई आतंकी। क्योंकि अब कश्मीर में शुरू होगा कासो और साडो।
कश्मीर का हर वो ठिकाना, हर गली, हर गांव, हर वो शहर और हर वो घर जिसकी आड़ लेकर आतंकी छिप छिप कर वार करते हैं, सेना और कश्मीर के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं, वहां अब सेना का कासो और साडो अटैक होगा। कासो का फुल फॉर्म होता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। इसका मतलब है आतंकियों की घेराबंदी और तलाशी अभियान, जबकि साडो का मतलब होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, यानी खोजो और मारो। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कश्मीर में सेना और पुलिस तलाशी अभियान अक्सर चलाती है, तो फिर इसमें नई बात क्या है? नई बात है कासो और साडो। कासो के तहत जब सेना ऑपरेशन चलाती है तो उस इलाके में घर घर की तलाशी ली जाती है। किसी भी वक्त सेना दस्तक दे सकती है और उस इलाके में रहने वाले लोगों से कह सकती है कि वो घर से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाएं। जब तक आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, तब तक पूरा इलाका और घर सेना के कब्जे में होंगे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो CI ऑप्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ कैसो, दैट इज़ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। क्योंकि अभी तक एक जनरल एरिया में एरिया डोमिनेशन टाइप या कहीं नाका लगा के होती थी, तो अब एज ऑन इंट बेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ कोई ऐसी हरकत या मूवमेंट या उनके छुपने की आशंका होगी, उस पूरे एरिया को कॉर्डन करके बाकायदा सही तरीके से जो एक तरतीब है उसके अनुसार सर्च अभियान चलाया जाएगा। सेना के कासो ऑपरेशन का मकसद है छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढना, उन्हें गिरफ्तार करना या फिर वहीं मौके पर ढेर कर देना। ये सब चीज़ें बहुत ही वो लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। इसको कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं और तजुर्बा ये है कि जहाँ पर भी कॉर्डन एंड सर्च होता है वो पहले किसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के तहत होता है और उसमें हमेशा कुछ न कुछ संदिग्ध लोग पाए जाते हैं। ये अभी कश्मीर में बहुत ज़रूरी है। सेना को कासो की ज़रूरत सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर में है, क्योंकि साउथ कश्मीर पिछले कुछ महीनों में आतंकियों का हेडक्वार्टर बन गया है। साउथ कश्मीर के 4 जिले शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग सबसे ज्यादा आतंकवाद की चपेट में है। सबसे ज्यादा आतंकी वारदातें इन्हीं 4 जिलों में हो रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन साउथ कश्मीर से आतंकियों के वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, कभी सेब के बागान से तो कभी पहाड़ के टीले से। AK-47 लहराते इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का कासो अटैक बहुत जरूरी हो चुका था। सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस के हवाले कर दें और सिर्फ दूर जो आउटर कॉर्डन है, जो कि डायरेक्टली नहीं कांटेक्ट में आता है हर सिविलियन के घरों में या और जगह जाने में, वो आर्मी के हाथ छोड़ सकते हैं, और वो भी शॉर्ट पीरियड्स के लिए, क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस सिविल एरिया में ज़्यादा दिन तक फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। जो आर्मी का डर था उनके दिल में निकल गया ऑलरेडी, क्योंकि आर्मी को रोज़ देखते हैं, वो पुलिस की तरह दिखाई पड़ती है। 4 मई को शोपियां में ही आतंकियों के खिलाफ सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। 8 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में शोपियां के 20 से ज्यादा गांवों की घेराबंदी हुई थी। 4000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के बाद सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के इस संयुक्त सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली गई थी। इस अभियान को आप कासो का ट्रेलर भी कह सकते हैं। देखिए, इसको सही तरीके से टैकल किया जा रहा है। ऑल द प्लानिंग हैज बीन डन, और जैसा आपको मालूम ही होगा, आज भी साउथ कश्मीर में शोपियां में बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। काफ़ी गांव उसमें कवर हो रहे हैं, काफ़ी ट्रूप्स उसमें एंगेज किए जा रहे हैं, एंड इट विल बी अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज। और ये ऐसा ही नहीं है कि जस्ट फॉर द टाइम बिंग आज किया जा रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी कुछ वीडियोज़ सर्कुलेट हुए थे जिसमें कुछ नई रिक्रूटमेंट जो कुछ तंजीमों में हुई है, टेररिस्ट जो नए जुड़े हैं किन्हीं तंजीमों से, तो उनकी अगर यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंस किसी भी सोशल मीडिया में या कहीं आती है, तो फोर्सेस पे उस पर काउंटर करना, उस पर ऑपरेट करना ये लाजमी है, और इसी के चलते अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। साल 2001 में सेना ने कासो को सरकारी दबाव और स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से बंद कर दिया था।
साल 2001 के बाद सेना सिर्फ विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का तलाशी अभियान चलाती थी। हालांकि सेना के फिर से कासो इस्तेमाल करने के फैसले के बाद कुछ कट्टरपंथी घबरा गए हैं। जो भी ये हरबे गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी, इनसे मुझे नहीं लगता है कुछ हासिल होगा। आप लोगों की हमदर्दी गेन कीजिए, जहाँ पे लोगों को मरहम की ज़रूरत है आप वो कीजिए। जो लोगों की जो ग्रीवेंस है उनको एड्रेस न करने के बजाय फोर्स यूज़ करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 50 से 60 या 100-200 मिलिटेंट्स के लिए मतलब सारे लोगों को अगर आप हॉस्टेज बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि 1990 जैसी सिचुएशन मतलब इसको फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए। वैसे सीमा से सटे इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर खोजो और मारो अभियान के तहत घुसपैठियों और अलगाववादियों को भी जहन्नुम में पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है और इन दोनों ही अभियानों का मकसद सिर्फ एक, धरती के स्वर्ग को आतंकवाद से आजाद कराना। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से पवन नारा के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया। आप ये कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ समय में कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी फौजी अफसर की शहादत से आतंकवादी परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या ने आतंकवादियों को लेकर कश्मीर के लोगों के विचारों को अब बदल दिया है। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज अब कश्मीर के हीरो बन चुके हैं और कश्मीर के बहुत सारे युवा उनमें अपना रोल मॉडल देख रहे हैं। वो उमर फयाज के बारे में जानना चाहते हैं, वो उमर फयाज जैसा बनना चाहते हैं और आतंकवादी इसी से चिंतित हैं। 22 साल के उमर फयाज की कहानी उनके जीते जी तो आपके सामने नहीं आ पाई, लेकिन उनकी शहादत के बाद उनके व्यक्तित्व पर चर्चाएं हो रही हैं। लेफ्टिनेंट फयाज दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पैदा हुए थे, जो आज आतंकवादियों, पत्थरबाजों और भारत विरोधी नारे लगाने वालों का अड्डा बन चुका है। लेकिन उमर फयाज ने दक्षिण कश्मीर में ही अपनी देशभक्ति का झंडा बुलंद किया। वो दूसरी राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के अफसर थे और इसलिए उनके व्यक्तित्व को करीब से समझने के लिए हम राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर गए और वहां हमें जो जानकारियां मिली उनके आधार पर हमने आपके लिए एक बेहद खास रिपोर्ट आज तैयार की है। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज अहमद नए कश्मीर के नायक हैं, जिनसे आतंकवादी खौफ खाते थे। कश्मीर को तबाह करने वाले अलगाववादियों को उमर फयाज से डर लगता था, क्योंकि लेफ्टिनेंट फयाज कश्मीर में आतंक के लिए खतरा और भारतीय सेना के शांति दूत थे। राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सैनिक अधिकारी बनकर उमर फयाज ने अपना सपना पूरा किया। लेफ्टिनेंट फयाज अपने गांव में सैकड़ों युवाओं के रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट फयाज कैसे सैनिक थे, ये जानने के लिए आपको राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के इंस्ट्रक्टर्स से मिलना होगा। ये लेफ्टिनेंट फयाज की रेजिमेंट है और यहाँ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का वक्त गुजारा था, इसी साल जनवरी में। आपने उनकी फायरिंग देखी थी। अगर उनके हाथ में हथियार होता तो क्या इतनी आसानी से उनको मारा जा सकता? नहीं, आई थिंक अगर उमर के पास हथियार होता तो शायद जिन्होंने ये काम किया है वो आज ज़िंदा नहीं होते। मैंने उसकी फायरिंग देखी है, रेंज पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इज़ ए बेस्ट फायरर। आई एम शॉक। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ एज ए फायरिंग। मैं शॉक था उनकी फायरिंग देखकर। उनमें इतना जज्बा था, चमक थी आँखों में, और एज ए ब्रिलियंट फायरर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेफ्टिनेंट उमर को यहाँ पे किन किन हथियारों में आपने आजमाया था? इंसास राइफल के अंदर और इंसास LMG के अंदर 2 वेपन का टेस्ट लिया था और दोनों में ही इज़ ब्रिलियंट। दोनों वेपन्स में उनकी ग्रेडिंग या वो कितनी आई थी? मार्क्समैन मतलब 75% एंड अबव। मार्क्समैन होता है जो आर्मी के अंदर सबसे हाईएस्ट, तो मार्क्समैन थे वो फायरिंग के अंदर, राइफल और LMG दोनों के अंदर। नायक अदीब सिद्दीकी के मुताबिक फयाज का निशाना अचूक था। वहीं ब्रिगेडियर आदिश यादव बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि फयाज बेहद काबिल अफसर है। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जैसा कि आपने बताया, बड़ा जोश था उनमें। काफ़ी इंटेलिजेंट अफसर थे और मैंने उनसे ख़ास बात पूछी थी कि आप
कुलगाम से आए हैं, तो आप कैसे मोटिवेट हुए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए? मुझे बड़ा साफ तरीके से याद है कि उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं अकेला ही नहीं, कश्मीर से बहुत सारे यंग बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर पहले भी भर्ती होते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा याद है कि उनके अंदर वो चीज़ थी, वो एक जज्बा था जिसमें वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे और देश के लिए भी कुछ सेवा करना चाहते थे। और उसके लिए जब मैंने उनको देखा तो मुझे उनमें बहुत ही काबिलियत नज़र आई और मुझे पूरी आशा थी कि अपनी सर्विस के दौरान में वो इंडियन आर्मी में बहुत अच्छा करेंगे। हॉकी और वॉलीबॉल जैसे खेलों में अव्वल रहे फैयाज का फिटनेस लेवल शानदार था। एनडीए की हॉकी टीम के एक मेंबर रह चुके थे वो, तो उनका मेन गेम जो था वो हॉकी था और फिजिकल फिटनेस जो एक यंग ऑफिसर से रिक्वायर्ड होती है उससे बढ़कर ही थी उनकी फिजिकल फिटनेस। और यहाँ पे हमने हमारे साथ वॉलीबॉल खेला था हर रोज़ शाम को गेम्स पीरियड में, वो तो उधर उनका फिटनेस, गेम में रुचि, लोगों से घुलना मिलना बहुत ही अव्वल दर्जे का था। मैदान में आपको हर एक आदमी का पता चल जाता है कि वो किस मिट्टी का बना है। तो आपको मैदान से जो हमें पता चला उनके बारे में, एक तो ये था कि एक तो वो बहुत जोशीले आदमी थे, जोश उनके अंदर पूरा भरा हुआ था, डरते नहीं थे चांस लेने से, कॉन्फिडेंस था उनमें। और जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि प्रेशर के अंदर नहीं आते थे। कई लोग होते हैं जैसे अगर मानो आप हार रहे हो, आपकी टीम नीचे जा रही है तो बौखला जाते थे, तो वो उन लोगों में से नहीं थे जो बौखला जाते थे। तो उनकी सबसे बड़ी खूबी मैं यही मानूंगा कि इतनी यंग उम्र में जो मानसिक संतुलन उनका जो इतना बढ़िया था और जोश, वही मैं मानूँ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेजर अवधेश चौधरी के मुताबिक लेफ्टिनेंट उमर फैयाज अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहे। उन्होंने जो ठाना उसे करके दिखाया। यहाँ पर 15 दिन के अंदर उन्होंने एक ऐसा इंप्रेशन लोगों के बीच में अपना बनाया, हमेशा खुश रहने का, जिससे क्या होता है कि अगर आप खुश रहते हैं तो सामने वाला आपसे बढ़कर चढ़कर ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है। यही उनका एक एटीट्यूड था लाइफ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो उनके शायद उनकी फाउंडेशन उनके घर से बनी थी, एक बहुत ही मजबूत बुनियाद थी उनके कैरेक्टर की, जिसकी वजह से वो 15 दिन के अंदर इस तरीके से लोगों से घुल मिल गए कि उनके इंस्ट्रक्टर्स को, रिक्रूट्स को लगा ही नहीं कि ये सिर्फ 15 दिन पहले ही हमारे बीच आए हुए हैं। तो बहुत ही हंसमुख, जोशीले, जिंदा दिल और एक मोटिवेटेड सोल्जर थे वो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और अपनी कौम के लिए, अपने स्टेट के लिए और एक यूथ के बीच में एक मिसाल कायम करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि कश्मीर की देशभक्ति के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही कश्मीर की तकदीर संवर सकती है। एक लेफ्टिनेंट उमर फैयाज था। बहुत साधारण वातावरण से निकलकर उसने पढ़ाई की और सेना में अफसर बना, और एक दिन पहले उसे अकेला और निहत्था पाकर आतंकवादियों ने मार डाला। उन्हीं आतंकवादियों ने जो खुद को कश्मीर का रक्षक कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का गर्म खून कश्मीरी युवाओं की आंखों में पड़ी वो धूल ज़रूर साफ कर देगा जो आतंकवादियों ने कश्मीर को बचाने के नाम पर उनकी आंखों में झोंकी है। कैमरामैन रितेश के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। कश्मीर घाटी में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की निर्मम हत्या के बाद कश्मीर में रहने वाले सेना के सभी ऑफिसर्स को यह कहा गया है कि वो छुट्टी पर जाने से पहले सेना की लोकल यूनिट्स और इलाके के पुलिस स्टेशन को जरूर सूचित करें। वैसे सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी से रिश्ता रखने वाले सैनिकों के लिए छुट्टियों से संबंधित गाइडलाइंस पहले से ही मौजूद हैं, जिसके मुताबिक ऐसे हर सैनिक को छुट्टी पर जाने से पहले अपने इलाके में तैनात सेना की यूनिट को जानकारी देनी होती है। ऐसा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से अहम होता है। सेना की सभी यूनिट्स के हेड्स को ये निर्देश हासिल हैं कि वो अपने जवानों और ऑफिसर्स को छुट्टी पर भेजने से पहले उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें। हालांकि ऐसी गाइडलाइंस होने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, इन नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा था। लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की बात अब कही गई है। कश्मीर में स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और अगर हमारे देश के नेता कुछ वक्त के लिए भी सही
कश्मीर पर राजनीति करना छोड़ दें तो यकीन मानिए कि कश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे सही वक्त है।